हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबा लें। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर से करें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर क्लास 7th की NCERT से लिया गया है, जो कि हमारा लेसन नंबर 9 है। तो इससे पहले हमने 6th की हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया है। अभी 7th का 9 सेकंड लास्ट लेसन समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा कल एक लेसन होगा और इसके बाद हमारा जो 7th की हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर, की जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं उनका आप कह सकते हैं कि कैसे निर्माण हुआ, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों में आपको जो कल्चर है, ठीक है, जो भी संस्कृति है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे हमारे उसी के आधार पर आपको जो राज्य हुआ करते थे वो भी देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने हमारे साथ बने रहना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, अगर हमने किसी भी संस्कृति का पता लगाना है तो उससे उसकी भाषा से हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपने तमिल या फिर उड़िया के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, ये भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। तो यहाँ पर अगर आप तमिल की बात करें तो ये कहाँ पर बोली जाती होगी, जैसे कि जो तमिल है वो तमिलनाडु या फिर उड़िया या फिर उड़ीसा में बोली जाती होगी। ठीक है, तो इसी तरह हम वहाँ की जब चैप्टर पढ़ा था पॉलिटी का, जो 6th चैप्टर पढ़ा था, तो हमने उसमें डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा था। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। जैसे कि अगर आप किसी साउथर्न इंडिया में चले जाएँ, ठीक है, आप साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाएँ तो आपको वहाँ का जो खान पीन है, ठीक है, वहाँ का पहरावा है वो आपको अलग ढंग से दिखेगा। जैसे कि अगर आप मानेंगे नहीं, वहाँ का जो डीसी होता है ना, वो भी आपको एक ऐसा कह सकते हैं कि जो उनकी एक लुंगी टाइप होती है ना, उसमें आपको वो उनका जो पहरावा होगा उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आपको देखकर पता भी नहीं लगेगा कि अच्छा ये वहाँ का डीसी है। ठीक है, तो इसी तरह ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आप यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में देख लें तो उन्होंने सूट बूट पहना होगा, या फिर अब कोई भी जो जैसा राज्य होगा वहाँ का जैसा पहरावा होगा, वहाँ पर आपको अलग अलग आप कह सकते हैं कि उसका जो पहरावा है, अलग अलग खान पीन है, वो आपको देखने को मिल जाएगा लोगों में। तो मतलब यही है कि आपको वहाँ पर बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलेंगी, अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे। ठीक है ना लोग, तो ये हमारी एक बात थी। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं से बहुत सारी चीज़ों को कॉरिलेट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चेरास की, तो जो चेरास का विकास था वो कैसे शुरू हुआ। चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, की जो मलयालम भाषा हुआ करती थी, और जो चेरास जो आपको पता होगा कि ये शासक हुआ करते थे। ठीक है, चेरा डायनेस्टी के, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जो कनेक्शन है उनकी लैंग्वेज और रीजन से, तो इनमें क्या हमें देखने को मिलता है। तो जो चेरा किंगडम हुआ करता था, ठीक है, चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम, ठीक है, महोदयपुरम में, तो इसकी स्थापना अगर आप देखेंगे तो ये 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना कर दी गई थी। कहाँ, कब, साउथ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है ना, तो आपको पता है कि ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो यहाँ वाले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में इधर आपको जो चेरा किंगडम था वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो ये आपको केरला राज्य में ये देखने को मिल जाता है। जो चेरा किंगडम हुआ करता था वो आपको केरला में देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, मोटे तौर पर, तो यहाँ पर मलयालम भाषा अभी भी बोली जाती है। ठीक है, उस टाइम पर भी मलयालम भाषा ही बोली जाती होगी। तो यहाँ के जो रूलर थे उन्होंने मलयालम भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। जो भी वो रचनाएं करते थे ना, जो भी वो अभिलेखों को क्या करते थे कि लिखवाते थे, उनको सभी मलयालम भाषा में ही ये लिखवाया करते थे। ठीक है ना, तो इसी तरह आपको यहाँ पर जो इनकी ऑफिशियल भाषा थी वो आपको ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको एक इंस्क्रिप्शन जो अभिलेख था वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको एक इमेज में दिखाई दे रहा होगा। तो इस टाइम पर यहाँ पर जो चेरास हुआ करते थे, यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर आपको सांस्कृतिक ट्रेडिशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस टू द पीरियड बोरोड स्टोरी फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स, की जो संस्कृत के आप कह सकते हैं कि महाकाव्य जो पुराण हुआ करते थे। तो आपको पता लगेगा कि ये जो हुआ करते थे ना, कौन, जो आपको चेरा राज्य में जो भी आपको शासक देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इन्होंने एक हिसाब से उधार लिया था संस्कृत से। ठीक है, कि हम ऐसा देखते हैं ना कि लिटरेचर में भी दूसरे वर्क की हम कॉपी कर लेते हैं, या फिर उसकी हेल्प से, उसकी शैली का इस्तेमाल करके हम अपनी दूसरी रचनाएं कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि लगभग 12वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलता है कि जो मलयालम की जो रचनाएं हैं
वो संस्कृत से ली गई हैं, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर 14वीं शताब्दी में एक लीला तिलकम, तो ये जो लीला तिलकम जिस शैली में लिखा गया है उसका नाम है मणि प्रबलम। और मणि प्रबलम का क्या मतलब है? इसका मतलब है डायमंड्स एंड कोरल्स। और इनका क्या मतलब होता है? मतलब ये कि संस्कृत और मलयालम, ठीक है ना। तो इन्होंने इस तरह ये किया हुआ है कि संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज को इन्होंने डायमंड एंड कोरल से डिनोट किया हुआ है। तो ये एक बात रही। और हम देख लेते हैं रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन द जगन्नाथ कल्ट, कि जो जगन्नाथ कल्ट है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जगन्नाथ, अगर हम कहें कि जगन्नाथ वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये जगन्नाथ का मतलब है कि वर्ल्ड लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे ना विश्व के क्या कह सकते हैं कि भगवान आप कह सकते हैं, ठीक है, पूरे विश्व के स्वामी, ठीक है, जो कि एक नाम लिया गया है जिसे हम विष्णु का अवतार भी कहते हैं, ठीक है। विष्णु जो है भगवान विष्णु, ये विष्णु का अवतार इनको कहा जाता है। ये पुरी में है, ठीक है। कल्ट ऑफ जगन्नाथ ये आपको पुरी में देखने को मिलता है। और ये पुरी कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोकल ट्राइबल आपको जो लोग देखने को मिलते हैं, तो वो क्या किया करते थे, यहाँ पर आपको बहुत सारी जो लकड़ी की भगवान की जो मूर्तियाँ होती थी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, यहाँ पर आपको लकड़ी की ये मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि वहाँ के आप लोकल गॉड भी कह सकते हैं कि जो लोकल गॉड्स की जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, जिनको विष्णु बाद में कहा गया था कि हाँ ये विष्णु का ही रूप है, ठीक है। और 12वीं शताब्दी में यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी की एक ना गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी, ठीक है। गंगा वंशज के यहाँ पर आपको एक अनंत वर्मन नाम के एक राजा मिल जाते हैं, जिन्होंने ये एक मंदिर बनवाया था, ठीक है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी, ठीक है। पुरुषोत्तम जगन्नाथ एक मंदिर इन्होंने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये बनवाया था अनंत वर्मन ने। अनंत वर्मन कौन से आप कह सकते हैं कि डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो वो करते थे गंगा डायनेस्टी से ये बिलोंग किया करते थे। अगर हम बात करें 1230 में एक और आपको राजा यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अनंग भीम, ठीक है, अनंग भीम 3। इन्होंने भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देवी देवताओं की एक मूर्तियाँ बनवाई थी, डिप्टी ऑफ द गॉड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि इनकी भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस बढ़ने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे वो यहाँ पर आया करते थे। अगर आप एक और बात देखें तो यहाँ पर जो धार्मिक जो काम हुआ करते थे उनके साथ साथ जो राजनीतिक कार्य भी हुआ करते थे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई यहाँ से इन्होंने रूल इशू करना है तो वो इन्हीं मंदिरों के द्वारा ही करवाया करते थे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखकर पता लगेगा कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जो उड़ीसा हुआ करता था, ठीक है, अभी इन पर भी बहुत ज़्यादा कब्जा करने की कोशिश की गई ना। जैसे कि जगन्नाथ जो टेम्पल था उड़ीसा में ही था ना, पुरी में। तो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा लूटने की कोशिश की गई, जैसे कि अफगान रूलर्स को ही देख लो, ठीक है ना। जैसे कि मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी कितना ये इन मंदिरों को लूट कर गए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको मराठाज इंग्लिश इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल, कि अगर आप देखेंगे तो जो भी यहाँ पर मराठा हुआ करते थे या फिर जो भी इंग्लिश हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर मंदिरों पर अपना कब्जा करने की कोशिश की। क्यों? इसका बेसिकली यही रीज़न है कि अगर आपने मंदिरों पर कब्जा कर लिया तो जो यहाँ के लोग थे, आपकी जो सत्ता होती थी उसको ये स्वीकार कर लेते थे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म, ठीक है। तो यहाँ पर राजपूत के बारे में भी बात कर लेते हैं कि 19वीं शताब्दी में यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि जो भी यहाँ पर जो राजस्थान हुआ करता था, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान 19वीं शताब्दी की बात है, जो ये राजस्थान वाला जो रीजन हुआ करता था इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा राजपूताना कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये राजपूत लोग ज़्यादा रहा करते थे। तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट रूलर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज, जिनके बारे में हमने पढ़ ही लिया है। तो यहाँ पर जो राजपूत हुआ करते थे इनको बहुत ही यहाँ पर बहादुर माना जाता था कि जब बैटल फील्ड होती थी ना, जब भी लड़ाई वगैरह हुआ करती थी, तो यहाँ पर ये कभी हार नहीं माना करते थे, कि हार मानने से अच्छा ये भले ही मर जाएं बट ये हार नहीं मानते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी राजपूत की कहानियाँ मिलती हैं, जिनको यहाँ पर जो कविताएँ होती हैं या फिर जो भी गीत होते हैं उनमें अभी भी इनको गाया जाता है और लोगों के द्वारा इनको अगली जनरेशन पर क्या कर दिया जाता था, ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो इसी तरह यहाँ पर आपको बहुत सारी मेमोरीज भी देखने को मिलती हैं कि लोगों के द्वारा बनाई जाती थी यहाँ पर, जैसे कि इन्हीं लोगों की कहानियाँ बना दी जाती थी। और यहाँ पर बहुत सारी जो बातें हुआ करती थी, लॉयल्टी की, यहाँ भी ये कैसे हुआ करते थे, इनके जो संबंध थे, ठीक है, वो इनके दूसरे लोगों के साथ कैसे हुआ करते थे। तो ये सारी यहाँ पर बातें बताई हुई हैं। और यहाँ पर जो वुमेन की जो सिचुएशन थी वो भी बताई हुई है कि वो वुमेन्स की जो सिचुएशन हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी। तो यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर उड़ीसा,
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड यहाँ पर केरला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ कथक। अब हम कथक की स्टोरी भी देख लेते हैं कि कथक की क्या यहाँ पर बातें बताई हुई हैं। तो अब हम कथक के बारे में देख लेते हैं। जो कथक वर्ड है, सबसे पहले कथक वर्ड की बात करेंगे कि ये कथा से लिया गया है। कथा का क्या मतलब होता है कि कोई भी कहानी सुनाना या फिर बताना, कोई भी स्टोरी को आपकी लैंग्वेज में सुनाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथा कहने वाले लोग हुआ करते थे, ये शुरू शुरू में आपको मंदिरों में देखने को मिलते थे। ठीक है ना, तो ये मंदिरों में धीरे धीरे इन्होंने क्या करना कर दिया, परफॉर्मेंस जो हुआ करती थी, अपने जो गेस्चर हुआ करते थे, जो कि फेस एक्सप्रेशन से अपने जो भी गाने हुआ करते थे उनको पेश करते थे। ठीक है, बट धीरे धीरे अगर हम 15वीं से 16वीं शताब्दी की बात करें तो ये धीरे धीरे ना फैलना शुरू हो गया। किसकी मदद से, जब भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसने थोड़ा सा और अपनी जो फॉर्म थी चेंज कर ली। जैसे कि जो राधा कृष्णा के जो प्ले हुआ करते थे उसे रासलीला कहा जाता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हुआ करते थे, इसकी अब फॉर्म जो चेंज हो गई थी, अब इसको नाच कर भी थोड़ा सा इसको कर दिया गया। ठीक है, गेस्चर की भी जो हुआ करती थी, गेस्चर क्या होता है, जो हाथ से हम हिलाते हैं ना, जो भी हम अपने एक्सप्रेशन देते हैं, तो इसमें वो सभी ऐड कर दी गई थी। और मुगल काल के में अगर हम बात करें तो कथक की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी। ये कोर्ट में परफॉर्म की जाती थी और यहाँ पर इसको ना दो ट्रेडिशन या फिर दो घराने थे। ठीक है, एक घराना जैसे कि राजस्थान और दूसरा था लखनऊ में, ये डेवलप होने लग गई थी। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या हुआ, जो वाजिद अली शाह था वो अवध का नवाब था, आपको याद होगा। तो इसकी ना आप कह सकते हैं कि इसके टाइम पर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, क्योंकि इनको ना बड़ा ही जो काफ़ी आप देखेंगे कि जो मुगल हुआ करते थे उनके टाइम में ना ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड थे। ठीक है, ये आर्ट को बड़ा ही प्रेस किया करते थे। अगर आप 19वीं शताब्दी की बात करें तो ये सिर्फ इन्हीं दो रीजन में नहीं रह गया था। ठीक है, जयपुर और राजस्थान में ही नहीं रह गया था। ठीक है, लखनऊ में, या फिर ये अब धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, तो इन जगहों पर फैल गया था। ठीक है ना, और अब अगर हम बात करें तो जो अंग्रेजों के काल में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेज इसको ना थोड़ा सा अच्छा नहीं देखा करते थे। वो कहते थे कि ये ऐसे ही है बस, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि मॉक किया करते थे, इसको गलत चीज़ मानते थे। ठीक है, डिसफेवर किया करते थे। बट ये उनके जाने के बाद भी ये हमारे भारत में बहुत अभी भी चलती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो ये कथक है, कथक डांस, इसको अब ना क्लासिकल जो डांस फॉर्म होती है, ठीक है, उसमें आपको कह सकते हैं कि कैटेगराइज कर दिया गया है। तो आपको पता ही है कि जो क्लासिकल डांस है वो मेनली 6 हैं। ठीक है ना, तो आप कौन कौन से वो हैं, जैसे कि भारतनाट्यम है, ठीक है, वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में किया जाता है। जो कथकली है वो केरला में किया जाता है। जो ओडिसी है वो ओडिशा में, और जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में। तो आपको इसको याद कर लेना है, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पेंटिंग फॉर पैटर्न्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स की। जो छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं ना, जो छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं, इनको कैसे किया जाता था, जैसे कि कोई भी कपड़ा है, ठीक है, उस पर कर दिया गया, या फिर कोई भी पाम लीव्स है, कोई भी लकड़ी है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक मुगल, यहाँ पर एक मिनिएचर दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, कोई भी छोटी सी पेंटिंग है उसको बड़ी अच्छे ढंग से किया जाता है। तो मुगलों के काल में आपको पता ही है, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, तो इनके टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पेंटर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट में या फिर पोइट्री में इन्हीं पेंटिंग्स का आप कह सकते हैं मिनिएचर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, जो भी वहाँ के लड़ाई वाले सीन हुआ करते थे, ठीक है, तो उसमें राजा जो भी होता था उसको आप कह सकते हैं कि अच्छे रूप में दिखाया हुआ है कि हाँ भी वो जो राजा था कितनी महानता के साथ ये लड़ा करते थे। बट अगर बात करें कि मुगल एम्पायर के साथ साथ जब मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे आपको जो लोग मिलते हैं, जो भी इनके दरबार में जो भी पेंटर हुआ करते थे, ठीक है, वो इनके दरबार को छोड़कर दूसरे के दरबारों में आना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब ये कि अगर जो मुगल दरबार था उनका जो भी खत्म होने के बाद, ठीक है, जो मुगलों का टाइम था, उनके बाद क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, जो वहाँ पर पेंटिंग किया करते थे, अब वो दूसरे जगहों पर, जैसे कि जो दूसरे कहीं ना कहीं तो वो जाएंगे ना, वो छोटे मोटे राज्यों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया। और वहाँ पर अगर आप जो भी वहाँ के राजा हुआ करते थे, जैसे कि डेक्कन में आपको, या फिर और भी जो आपको राजपूत कोर्ट ऑफ राजस्थान देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जो भी स्किल थी वहाँ पर इसको दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उनकी मतलब कि जो उनकी स्किल हुआ करती थी पेंटिंग की, वो कभी मरी नहीं, वो उनका विकास होता ही गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। बिसाइड थीम्स फ्रॉम मैथोडोलॉजी एंड पोइट्री वर डिपिक्टेड एट सेंटर सच एस मेवाड़, कि आपको यहाँ पर जो भी ये जो पोइट्री हुआ करती थी, इनको आप कह सकते हैं कि मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ में इसका डेवलपमेंट शुरू होता गया। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं कि अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग वाज दैट हिमालयन फुट हिल्स अबाउट द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ
हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भी आप कह सकते हैं कि मिनिएचर थी, बहुत ही ज़्यादा इसका डेवलपमेंट होने लग गया था। और 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक अलग तरह की एक कह सकते हैं कि शैली देखने को मिलती है, जिसका नाम बशोली हुआ करता था। ठीक है, बशोली नाम हुआ करता था। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक पेंटिंग बनाई गई थी भानुदत्ता के द्वारा। ठीक है, भानुदत्ता ने एक रासमंजरी नाम की यहाँ पर एक कह सकते हैं कि पॉपुलर टेक्स्ट है। ठीक है, जो भी आप उनकी एक रचना है, ठीक है, वो बनवाई गई थी। ठीक है, भानुदत्ता की रचना है, क्या नाम है उसका? रासमंजरी उसका नाम है। और जब नादिर शाह ने, ठीक है, नादिर शाह अफगान का था, तो जब नादिर शाह ने हमला किया किस पर? दिल्ली पर 1739 में, 1739 में, तो यहाँ पर जितने भी जो मुगल हुआ करते थे, मुगल आर्टिस्ट भी जो भी हुआ करते थे, इनको भागना पड़ा था। ठीक है, कहाँ पर? पर्वतों में इनको भागना पड़ा था, या फिर कहीं और यहाँ पर जहाँ भी इनको शरण मिली वहाँ पर इनको यहाँ पर भागना पड़ा, क्योंकि फिर इनको अपनी जान बचानी थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें मिड 18th सेंचुरी की, तो यहाँ पर आपको कांगड़ा आर्टिस्ट, ठीक है, कांगड़ा आर्टिस्ट नाम का कह सकते हैं शैली डेवलपमेंट में आने को मिली यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक विच ब्रीथ अ न्यू स्पिरिट इनटू मिनिएचर पेंटिंग, जो भी मिनिएचर पेंटिंग हुआ करती थी उनमें एक नई तकनीक आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर जो इंस्पिरेशन का जो सोर्स था आपको देखने को, जो भी स्रोत देखने को मिलता है, वो वैष्णवाइट ट्रेडिशन से देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो कलर यूज किए जाते थे, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, ठीक है, इस तरह के यहाँ पर कांगड़ा पेंटिंग में जो भी कलर हुआ करते थे वो यहाँ पर किए जाते थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो महिलाएं या फिर पुरुष हुआ करते थे, जो आम महिलाओं की बात कर रहे हैं, आम महिलाएं या पुरुष जो कि पेंटर नहीं हुआ करते थे प्रोफेशनली, वो भी यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी पेंटिंग किया करते थे, जैसे कि पोर्ट्स हो गया, या फिर दीवारों पर, या फिर जो भी वहाँ के फर्श हुआ करते थे, कपड़ों पर। तो ये उन जगहों पर क्या किया करते थे? अपनी जो भी पेंटिंग्स हुआ करती थी, मिनिएचर पेंटिंग्स, ये किया करते थे। अब हम बात करेंगे बंगाल की, ठीक है ना। तो बंगाल की यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज थी वो कैसे डेवलप होने लग गई, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शुरू में यहाँ पर जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो कोई और ही हुआ करती थी। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो यहाँ पर बंगाल के लोगों को यहाँ पर ना संस्कृत अच्छी नहीं लगती थी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो संस्कृत भाषा से ही जो बंगाली लैंग्वेज है उसी से ही निकली है। तो धीरे धीरे यहाँ पर लोगों में कह सकते हैं कि परिवर्तन आना शुरू हो गया और इनको ये जो बंगाली लैंग्वेज थी वो अपनानी ही पड़ी। तो ये बंगाली लैंग्वेज इन्होंने कैसे अपनाई, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें 4th सेंचुरी की, ठीक है, 14वीं अगर 30वीं शताब्दी की अगर हम बात करें BCE की, तो यहाँ पर कमर्शियल टाइज, मतलब कि जो वाणिज्यिक संबंध थे किनके? बंगाल और मगध के, साउथ वाला जो बिहार था, ठीक है, बिहार के और बंगाल के काफ़ी जो वाणिज्यिक संबंध थे वो बढ़ने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ? ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत की, वहाँ पर आपको संस्कृत देखने को मिलती थी बिहार में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो संस्कृत का जो प्रभाव था वो बंगाल में बढ़ना शुरू हो गया। और 4वीं शताब्दी में जो गुप्ता रूलर हुआ करते थे, ठीक है, यहाँ का जो पॉलिटिकल कंट्रोल था नॉर्थ के ऊपर, ठीक है, नॉर्थ बंगाल एंड बंगाल टू सेटल ब्राह्मण इन दिस एरिया, की इनका बढ़ता ही गया। जो भी गुप्ता रूलर थे, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जो ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है, वो बंगाल में आकर बसने लग गए। तो यहाँ पर जो लिंग्विस्टिक और जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जो कि भाषाई या फिर आप कह सकते हैं सांस्कृतिक जो प्रभाव है वो यहाँ पर आपको मिड गंगा वैली में, ठीक है, वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, फिर 7वीं शताब्दी में क्या हुआ? यहाँ पर एक शुआन जैंग त्सांग नाम का एक पर्सन आता है जो कि एक चीनी यात्री हुआ करता था। तो वहाँ जो शुआन जैंग था उसने क्या देखा कि इसने यहाँ पर देखा कि जो संस्कृत हुआ करती थी, ठीक है, रिलेटेड संस्कृति वाज यूज्ड इन ऑल ओवर बंगाल, कि ये बंगाल में हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब 8वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो बंगाल था, ठीक है, वो रीजनल सेंटर का वो क्या बन गया? केंद्र बन गया। ठीक है, किंगडम अंडर पाल्स, की जो पाल भी एक डायनेस्टी थी ना, जो पाल के अंडर जो पाल राजा थे उनके अंडर ये रीजनल सेंटर बन गया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर जो बंगाल था, यहाँ पर फिर आपको पता है कि सुल्तान आ गए थे। तो जब यहाँ पर सुल्तानों ने यहाँ पर इस पर कब्जा किया 1586 में, तो आपको पता है कि अकबर ने भी यहाँ पर इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसको अब जीत कर हासिल कर लिया था। तो इसके बाद यहाँ पर इसको सूबा बना दिया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर एक गवर्नर टाइप यहाँ पर जो नियुक्ति इन जो भी वहाँ का शासक हुआ करते थे दिल्ली से, वो यहाँ पर नियुक्ति वहाँ पर इन लोगों की जाने लग गई। तो इसी तरह यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो बंगाली लैंग्वेज थी यहाँ पर उसका जो डेवलपमेंट था यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर जो बंगाली लैंग्वेज थी वो यहाँ का एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। ठीक है, इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे यहाँ पर हो गया। बट इसको ऐसा कह देना कि ये सिर्फ बंगाली लैंग्वेज है, संस्कृत से ली गई है, तो ये भी थोड़ा सा कहना गलत होगा। हाँ, ये बात तो सही है कि जो बंगाली लैंग्वेज है इसका जो आप कह सकते हैं ये संस्कृत से ही निकली है। बट यहाँ पर बंगाली में खुद में ही बहुत सारे आप कह सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं से शब्द लिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्द जैसे कि नॉन संस्कृत वर्ड, जैसे कि आप कह सकते हैं पर्शियन के, यूरोपियन लैंग्वेज के, और भी जो
प्रजातियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं, जनजातियाँ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो मॉडर्न बंगाली है, आपको इसमें बहुत सारी भाषाओं से इसमें शब्द हुए हैं वो लिए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अर्ली बंगाली लिटरेचर की, तो इसको भी हम बात करें कि 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक भाग तो है जैसे कि संस्कृत, अडेप्टेड टू संस्कृत की, एक को तो हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत से ही उसका आप कह सकते हैं कि संस्कृत से उसने उधार लिया है, ठीक है। और दूसरी की अगर हम बात करें तो वो है इंडिपेंडेंट, ठीक है। पहली तो है इंडेप्टेड, दूसरी है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसका जो दूसरी भाषा अगर हम बात करें, जो दूसरी कैटेगरी है, इस पर संस्कृत का कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है। तो पहली भाषा में अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे आपको संस्कृत एपिक्स देखने को मिलते हैं जो महाकाव्य होते हैं, जैसे कि मंगल काव्य, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे और भी जो लोकल देवी देवता होते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको, और भी जो भक्ति लिटरेचर होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चैतन्य देवा जो हुआ करते थे, ठीक है, जो वैष्णव भक्ति मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर उनकी बायोग्राफी भी आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले जो कि उधार लिया हुआ है संस्कृत से, उनमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें सेकंड वाले की, ठीक है, सेकंड वाले इंक्लूड नाथ लिटरेचर की। जो नाथ लिटरेचर था ना, कि हमने नाथपंथीज भी पढ़ा था, तो नाथ लिटरेचर में लिटरेचर का जैसे कि वहाँ पर आपको बहुत सारे जो संगीत होते हैं वो देखने को मिल जाते थे, जैसे कि मायनामती एंड गोपी चंद्रा, या फिर और भी बहुत सारी कहानियाँ होगी, ठीक है, जो कि धर्मों की पूजा करने के बारे में, या फिर ठाकुर, या फिर फेरी टेल जो कहानियाँ हुआ करती थी, फोक टेल परियों की कहानी, या फिर बैलेट्स, तो ठीक है। तो ये इसमें आपको ये सारी जो चीज़ें हैं सेकंड वाले में जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो जो बंगाली लिटरेचर है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक तो है इंडेप्टेड, ठीक है, जो कि संस्कृत से लिया गया है, जिसे कह सकते हैं कि इंडेप्टेड टू संस्कृत, और दूसरा है इंडिपेंडेंट, तो ठीक है ना। तो आपको पता लग गया, फर्स्ट वाले में आपने ये वाली हमें बातें देखने को मिलती हैं, सेकंड वाले में आपको ये जितनी भी बातें थी जो कि स्टोरीज होगी, वर्शिप ऑफ धर्मा, या फिर ठाकुर, फेरी टेल्स, फॉक टेल्स, ठीक है, बैलेड्स हो गए, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये दूसरे वाले से इंडिपेंडेंट से ये लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें जो फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इनको ना इजी टू आप कह सकते हैं कि इन पर डेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। आप बता सकते हैं कि ये कहाँ से मिला था, ये कब इसका निर्माण किया गया था, 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में कब इसको लिखा गया था। बट जो दूसरा अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी है जो लिटरेचर की, ठीक है ना, बंगाली लिटरेचर की, तो इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता लगता नहीं है, क्योंकि ये ओरली बोला गया था ज़्यादातर, ठीक है, तो इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा पता लगता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पीर्स एंड टेम्पल्स की। तो पीर क्या होता है? मतलब कि स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है। पीर आपने वर्ड जरूर सुना होगा, तो पीर वर्ड का ये मतलब बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न बंगाल था, ठीक है, यहाँ से जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, तो यहाँ की जो ज़मीनें हुआ करती थी, वेस्टर्न बंगाल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ की जो ज़मीनें थी इतनी ज़्यादा उपजाऊ वाली थी नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। मतलब ये कि इन्होंने साउथ ईस्टर्न रीजन में जाना शुरू कर दिया, जहाँ की जो ज़मीनें थी, आप ऐसा समझ सकते हैं कि वहाँ की जो ज़मीनें थी दलदली थी, उपजाऊ थी, और यहाँ पर उन लोगों को जो फिश वर्क था, ठीक है, जैसे कि जो मछलियाँ पकड़ने का काम था, वो भी इनको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो धीरे धीरे इन्होंने चावल की खेती भी यहाँ पर शुरू कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, वो जो रीजन हुआ करता था, आप कह सकते हैं ईस्टर्न डेल्टा, और ढाका का जो ईस्टर्न डेल्टा वाला जो रीजन था वो वाला रीजन हुआ करता था। तो यहाँ पर आपको इसी बात के कारण यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया था, एक जगह से दूसरी जगह जाना यहाँ पर शुरू कर दिया था। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो पीर हुआ करते थे, ठीक है, पीर लोगों को ये ना जो आम लोग थे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महान समझना शुरू कर दिया। उनको लगा कि शायद ये इनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर हैं, ठीक है ना। तो ये क्योंकि उनको गाइड किया करते थे। अगर हम बात करें यहाँ पर सूफी संत की, तो यहाँ पर आपको और भी रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें बंगाल की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मंदिरों का जो निर्माण था वो भी काफ़ी किया जाने लगा, ठीक है। जैसे कि जो वहाँ पर मंदिर बनवाने, आपको यहाँ पर 2 पिक्चर भी दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, द 4 रूफ्ड टेम्पल विद अ टावर, कि यहाँ पर एक टावर भी बना हुआ है। और यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि 4 दीवारें वो टाइप इसको ऐसे बनाया हुआ था। अगर हम फर्स्ट वाले को देखें, और डबल रूफ की जो छत हुआ करती थी, यहाँ पर डबल छत है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 4 छतों से ये जो टावर है वो बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्हीं बातों को आमतौर पर देखा जाता था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दूसरा वाला हुआ करता था, ठीक है, जो 4 छतों वाला जो आप कह सकते हैं मंदिर हुआ करता था, उसको चौचला कहा जाता था। और जो 2 रूफ वाला जो आप कह सकते हैं जो मंदिर हुआ करते थे, ठीक है, मंदिरों की बात कर रहे हैं, उसको दोचाला कहा जाता था, ठीक है ना। तो 2 रूफ वाले मंदिरों को दोचाला और 4 रूफ वाले मंदिरों को चौचाला यहाँ पर कहा जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी
आप कह सकते हैं कि एडवांसमेंट या फिर डेवलपमेंट देखने को मिलती है कि जो भी यहाँ पर मंदिर बनाया गया था, ठीक है, जो भी स्क्वायर के बीच में जो भी मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है, इनको अच्छे से बनाया जाता था और इनकी बाहरी दीवारों पर जो पेंटिंग्स हुआ करती थी मंदिरों के, वो भी की जाती थी। और यहाँ पर आपको टेराकोटा का जो होती है ना, जैसे टाइल्स वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है, सजाने के लिए, तो इनका भी यहाँ पर यूज़ किया गया था। अगर आप यहाँ पर कुछ मंदिरों को देखें, ठीक है, जैसे कि विष्णुपुर इन बंकुरा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये आपको ये देखने को मिलता है। तो इनकी आप कह सकते हैं कि जो हाई डिग्री ऑफ एक्सलेंस, ठीक है, इसमें कोई बड़े ही अच्छे ढंग से बनाया गया था। अब हम बात करते हैं फिश एज अ फूड की, खाने के रूप में, जो भोजन के रूप में जो मछली खाई जाती थी। तो यहाँ पर जो आप समझ ही सकते हैं कि वेस्ट बंगाल जो तटीय इलाकों पे जो स्थित है, ठीक है, आपको पता ही है कि बंगाल की खाड़ी वहाँ से बहती है। तो यहाँ पर लोगों का जो मेन काम होता होगा वो मछलियाँ पकड़ने का काम होता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोग मछलियों के साथ चावल का सेवन बहुत ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अगर आप आज भी साउथ में जाएँ या फिर बंगाल में जाएँ तो आपको ये ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा कि वो मछली के बिना एक दिन भी वो रह नहीं सकते, ठीक है। मतलब ये कि उनका रोज का आहार ही है मछली खाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी आपको बातें देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको जो भी यहाँ से लिटरेचर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको इनसे ये बातें पता चली हैं कि यहाँ पर जो कई आप कह सकते हैं कि जो साधु संत हुआ करते थे, ठीक है ना, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो भी कुछ प्रकार की मछलियाँ खाया करते थे। तो इन बातों का हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मंदिर या फिर जो भी आपको विहार देखने को मिलते हैं ना, जो भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, तो इन पर आपको ये कुछ महिलाएं देखने को मिल जाती हैं या फिर कोई और भी, जो कि मछलियों को बेचते हुए दिखाया जा रहा है, उसमें जो टोकरियों में बेच रहे हैं मछलियों को। तो यहाँ पर ब्राह्मण्स को भी पहले तो कहा गया कि आप मछलियाँ नहीं खा सकते, बट बाद में यहाँ पर मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल के ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें बाद में यहाँ पर ऐसे कुछ ब्राह्मण थे, ठीक है, कि उनको सिर्फ कुछ टाइप्स की, ठीक है, कुछ टाइप्स की जो मछलियाँ थी उनको खाने की परमिशन यहाँ पर इनको दे दी गई थी, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर था। अब हम देख लेते हैं इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप। तो यहाँ पर पहले जो लोग हुआ करते थे यूरोप में, तो भाषा के आधार पर इन्होंने खुद को देखना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे कि लोग पहले कहते थे कि हम ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से बिलोंग करते हैं, तो फिर बाद में इन्होंने देखा कि हम ना यहाँ पे 18वीं शताब्दी में लोगों ने खुद को देखना शुरू कर दिया कि हम ना जो भाषा बोलते हैं हम उस समाज से ही बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्रांस या फिर जर्मनी की बात कर लें। फिर यहाँ पर 19वीं शताब्दी में जो रोमानिया था, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने रोमानिया को लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले वो ग्रीक लैंग्वेज की यूज़ किया करते थे, बाद में इन्होंने रोमानिया लैंग्वेज जो हुआ करती थी उसका उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें तो हंगरी ने भी हंगेरियन जो लैंग्वेज हुआ करती थी इसको अपना लिया था, ठीक है। पहले वो लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। तो हमने ये जितनी भी बातें देखी, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो भी भाषा के आधार पर, जैसे कि वेस्ट बंगाल में है ना, तो उनके आधार पर ही इन्होंने खुद को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इटली की भी बात कर सकते हैं, जर्मन की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर 19वीं शताब्दी में तो यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हैं आंदोलन चलाए गए, ठीक है, भाषाई आधार पर उन्होंने खुद को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था। तो ये हमारा चैप्टर था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप जरूर से हमें पूछ लिया करें कमेंट करके। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।